बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास भी, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। आपका एसएससी में सिलेक्शन होता है, आप वेट करते हैं कि कब आपके डोजियर डिपार्टमेंट में आए, जिसको आप डोजियर बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन है डोसियाए, ठीक है। कि आप वो जो आप बोलते हैं मेरे डोजियर कब आएंगे, दोस्त पूछता है डोजियर आ गए क्या, तो वो सही नहीं है स्टूडेंट, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डोसियाए, ठीक है। डोसियाए, पोर्टफोलियो और प्रोफाइल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्बल्ड। जम्बल्ड में स्टैंड अलोन सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको अगर आप समझ पाते हो और आप पहचान जाते हो तो कितना इजी हो जाता है जम्बल्ड, ठीक है। इस तरह की इमेजेस जो दो बार सीएचएसएल ने क्वेश्चन पूछा है, इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं, ये यहां समझेंगे। नेक्स्ट, डिस्गाइज और कंसील। डिस्गाइज, कंसील दोनों क्या है, सिनोनिमस है, बिल्कुल सही है, हाँ मैम सिनोनिमस है डिस्गाइज और कंसील, बट इन दोनों में भी कुछ तो डिफरेंस होगा, वो भी आज की क्लास में हम समझेंगे स्टूडेंट्स की क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। और इन्हीं से मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड है कैमफ्लाश। अरे ये छोटा सा बच्चा, ये चाइल्ड है या किड है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे मुझे, ये इस बच्चे के लिए क्या वर्ड यूज में आएगा, चाइल्ड या किड। कोई भी आंसर हो आपका, आपको रिप्लाई जरूर करना है। मैं सभी कमेंट्स को, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सभी कमेंट्स को चेक करती हूँ, ठीक है। यहाँ इसने कैमफ्लाश प्रिंट पहन रखा है, कैमफ्लाश, ठीक है। कुछ पहचान में आ रहा है क्या, ये 1997 की बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी में आया है ये, और आपने देखी भी होगी फॉर श्योर। तो ये कौन है, ये जानना है तो आगे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने यहीं पे गेस कर लिया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोकेशन, ठीक है। कोलोकेशन कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है, ये यहाँ पर हमें पता चलेगा इस वीडियो में, और बाकी भी वीडियोस में कोलोकेशन की इंपॉर्टेंस मैं रेगुलर आपको बता रही हूँ। और कोलोकेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोस्टर्स, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। क्लोज टेस्ट में बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, जिससे आंसर पैसेज के अंदर ही छुपा बैठा होता है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना होता है, वो चीज भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस वीडियो में। इस पेपर के क्लोज टेस्ट में हम बैकवर्ड रीडिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओमपुरी जी यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे ओमपुरी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना, ओमपुरी जी का कोई रोल नहीं है। इस पेपर में एक नया आइडियम आया है, गेट द हैंग ऑफ, जो एक नया आइडियम है, इसका ओरिजिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका ओरिजिन है, इसको हमें समझना है, क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं नेवी और फ्लीट। नेवी सिंगुलर होता है या प्लूरल, कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट अगर आपको पता है कि नेवी सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। नेवी और फ्लीट में क्या डिफरेंस है, इस कॉन्सेप्ट को हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये दीपिका मैडम ने बहुत सारा मेकअप लगा लिया है, अब ये मेकअप लगा लिया, अब ये फेस को वॉश करेंगी तो क्या यूज करेंगी और क्यों यूज करेंगी और उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट का क्या रोल है और एस्ट्रिंजेंट में क्या रूट वर्ड है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिवील, अनकवर, पब्लिश, मतलब उजागर कर देना, डिस्क्लोज कर देना। आपसे पूछा गया है एंटोनिम, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा बताओ। हाँ, कंप्लीट का मतलब आपको पता है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, तो डिस्क्लोज का अपोजिट कंप्लीट नहीं हो सकता। डिसरप्ट, डिस मतलब अवे या अपार्ट, और रप्ट माने टू ब्रेक, टू ब्रेक अपार्ट, टू ब्रेक अपार्ट होता है डिसरप्ट, डिसरप्ट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा हमारे पास ए और सी।
डिस्गाइज और कंसील, दोनों का ही मतलब छुपाना होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए, कंसील या डिस्गाइज? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसील एंड डिस्गाइज, इसको समझते हैं। कंसील का मतलब भी होता है टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाना, बिल्कुल। तो डिस्गाइज भी तो मैम छुपाना ही होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि डिस्गाइज में हम किसी की अपीयरेंस को, पहचान को छुपाते हैं, ठीक है, वो वेश बदलकर अपने ऊपर मतलब अपना जो अपीयरेंस है उसको चेंज करके छुपाता है, तब आता है स्टूडेंट डिस्गाइज। यानी एक कंसील एक ब्रॉड टर्म हो गई किसी चीज को छुपाने के लिए, और उसमें एक स्पेसिफिक कर दिया कि छुपाना कैसे, अपनी अपीयरेंस को छुपाना, तो बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाता है कंसील का क्या, डिस्गाइज। क्लियर? तो यहां पर डिस्क्लोज वर्ड दिया गया, सिंपली डिस्क्लोज, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कंसील। समझ में आया? कंसील एक ब्रॉड टर्म है, किसी भी चीज को छुपाना। अब उसको कैसे छुपाया, अपीयरेंस छुपाने के लिए क्या आ गया, डिस्गाइज। और कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज जिसमें आधे से ज्यादा लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये जो प्रिंट है मिलिट्री प्रिंट, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना कौन है, लियोनार्डो द कैप्रियो, ठीक है। देखो, तो कैमोफ्लेज में भी क्या होता है, छुपाना ही होता है कैमोफ्लेज। उसमें क्या करते हैं कि अपनी पहचान को अपने वातावरण, अपने चारों तरफ के वातावरण से मैच करके छुपाते हैं। अपनी अपीयरेंस को कैसे छुपाते हैं, वातावरण से मैच करके, यानी अपने ऊपर इस तरह की क्लोथिंग पुट कर लेते हैं, जैसे जंगल में हुए तो पत्तियां डाल लेते हैं ताकि वो पत्तियों से मिलते जुलते ही दिखे, ठीक है। इसीलिए मिलिट्री प्रिंट को इस तरह बनाया गया, पत्तियों वाला सा। समझ में आया? तो ब्रॉड टर्म कंसील था, छुपाना, उसका शॉर्ट स्पेसिफिक क्या हुआ, डिस्गाइज, अपनी अपीयरेंस को छुपाना, और उस अपीयरेंस को छुपाने के लिए भी और स्पेसिफिक कर दिया गया कैमोफ्लेज, कि अपने आप को आसपास के वातावरण के जैसा मिलकर अपनी अपीयरेंस को छुपाना, कैमोफ्लेज हो गया। समझ में आया? तो बिल्कुल ब्रॉड क्या हुआ, कंसील, फिर उसको स्पेसिफाइड हुआ डिस्गाइज, और ज्यादा स्पेसिफाइड क्या हुआ, कैमोफ्लेज। क्लियर? यहां डिस्क्लोज बिल्कुल ब्रॉड वर्ड है, तो इसका जो एंटोनिम है वो होगा कंसील। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, रप्ट रूट वर्ड की बात करो, यहां पर डिसरप्ट आया, डिसरप्ट। रप्ट में मैंने बताया था, रप्ट का मतलब होता है टू ब्रेक, राइट। अब रप्ट से क्या क्या वर्ड्स आए हैं वो देखो। अब रप्ट, अब मतलब ए बी, प्रीफिक्स क्या है, ऑफ, रप्ट माने टू ब्रेक। क्लियर? तो ब्रेक ऑफ सडनली, अचानक से ब्रेक ऑफ हो जाना, अचानक से कोई चीज, अब बोलते हैं ना बहुत अब्रप्टली कर दिया, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, अचानक से होता है, उसके लिए आता है अब्रप्ट, राइट। अब्रप्ट है एडजेक्टिव, और अब्रप्टली एडवर्ब, एलवाई क्या हो गया, एडवर्ब। और ये आपका दिल्ली पुलिस एसआई, एसबीआई पीओ, दोनों में ये क्वेश्चन आया है, अब्रप्टली, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, अब्रप्टली। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकरप्ट, बहुत बार बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, ये वर्ड आए हुए, इंसॉल्वेंट, फेल, रुइन, डेस्टिट्यूट है। बैंकरप्ट, यहां पर भी रूट वर्ड क्या है, रप्ट का मतलब टू ब्रेक, मतलब जिस इंसान का के पास में पैसे का जो सिस्टम है वो सब ब्रेक हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं बचा है, बिल्कुल दिवालिया हो गया है, वो क्या होता है, बैंकरप्ट। क्लियर? एंटोनिम हो गया सॉल्वेंट, टीमिंग विद। नेक्स्ट, करप्ट, यानी जो करप्ट है, जिसके मॉरल प्रिंसिपल ब्रोकन हो चुके हैं, ठीक है, टूटे पड़े हैं जिसके मॉरल्स, वो क्या हो जाते हैं, करप्ट। कोर माने विद, करप्ट माने टू ब्रेक। क्लियर? सिनोनिम हो गए अनस्क्रूपुलस। ये अनस्क्रूपुलस वर्ड मैंने जंगल बुक में भी करवाया है, जो अपनी ऑनलाइन बैच है मेरा पेड का, वहां पर जंगल बुक स्टोरी मैंने कराई है, वहां पर ये वर्ड मैंने करवाया हुआ है। अनएथिकल, वेनाल। एंटोनिम हो गया ऑनेस्ट, एथिकल, प्योर। क्लियर? डिसरप्ट, अभी अभी हमने देखा, डिस का मतलब अवे या अपार्ट, रप्ट माने टू ब्रेक, ठीक है, टू ब्रेक अपार्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और
प्रोसेस, जो नॉर्मल ऑपरेशन नॉर्मल एक्टिविटी है उसको ब्रेक अपार्ट कर देना डिसरप्ट होता है, ठीक है। जैसे डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर कर देना, डिस्टर्ब, इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड। क्लियर? नेक्स्ट इरप्ट। इरप्ट मतलब ई मतलब आउट, ई या ई एक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है आउट, एग्जिट, राइट। रप्ट माने टू ब्रेक, टू ब्रेक आउट सडनली, टू स्टार्ट हैपनिंग सडनली एंड वायलेंटली, अचानक से फूट पड़ना, विस्फोटक हो जाना, क्या होता है इरप्ट। जैसे ब्रेकआउट, एक्सप्लोड, फ्लेयर अप, बर्स्ट। नेक्स्ट इनकरप्ट। इन मैं पहले भी बता चुकी हूं, इन प्रीफिक्स में नॉट हो सकता है, इनटू हो सकता है, ऑन हो सकता है, इंटेंसिफायर हो सकता है, यहां है नॉट। नॉट करप्ट, जो करप्ट नहीं है वो है इनकरप्ट, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनरेबल। इंटरप्ट, इंटरप्ट कर दिया बीच में, इंटर माने बिटवीन, इंटरवेल, ठीक है। इंटर मतलब इंटरवेल होता है मूवी के बीच में, इंटर का मतलब क्या होता है बिटवीन, इंटर मतलब बिटवीन, रप्ट मीन्स टू ब्रेक यानी बीच में रोकना, टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना होता है इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरप्ट, ठीक है। आई आर प्रीफिक्स है इनटू, रप्ट मतलब टू ब्रेक, किसी चीज को ब्रेक करते हुए उसमें फोर्सफुली एंटर करना इरप्ट होता है, सिनोनिम हुआ ब्रेक इनटू, ठीक है। नेक्स्ट रप्चर। रप्चर आपने सुना होगा, सेल्स के लिए भी आता है, किसी चीज को ब्रेक हो जाना, टूट जाना, क्या होता है रप्चर। टू ब्रेक और बर्स्ट ऑफ सडनली हो जाएगा रप्चर, ठीक है। रप्चर जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी आता है कि रिलेशनशिप में भी कोई ब्रेक हो जाए, रिलेशंस, फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया, ब्रीच हो गया, स्प्लिट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पावर। ये जो भी रूट वर्ड्स हैं ये आपको इस वर्ड पावर बुक में मिल जाएंगे। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का इससे बेस्ट इंडिया लेवल पे आपको कोई बुक नहीं मिल सकती है। वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो यू मस्ट बाय, मस्ट, आपको खरीदनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ईडियम। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम, रोहन को लंबा टाइम लगा, टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। नई फैक्ट्री में, यहां पर इस ईडियम का मीनिंग पूछा है गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब समझने के लिए इसका ओरिजिन समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये नया ईडियम एसएससी ने इस बार पूछा था, इसका ओरिजिन समझते हैं अपन। ओरिजिन देखो, इसका ओरिजिन में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। एक कहानी ये है कि जब भी कोई इंसान जब भी किसी इंसान को फांसी पे लटकाया जाता था, तो जो इंसान, जो जल्लाद, ठीक है, परफेक्ट होता था फांसी देने में, वो क्या करता था एक ही बार में, क्योंकि फांसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो रस्सी होती है वो हमारी किसी जो एक वेन होती है, जो जगुलर वेन होती है, उसको प्रेस कर देती है, जो हेड से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर वो यहाँ पर उसको प्रेस कर देने से, उसको ब्लॉक कर देने से वो इंसान बहुत इजी वे में मर जाता है। क्लियर? बस जस्ट वो वेन दबनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। बट जो इंसान परफेक्ट नहीं होता है या जिसको पता नहीं होता है, वो जब फांसी दे तो कहीं से यहाँ गर्दन तोड़ देगा, गर्दन में क्रैक आ जाएगा, कोई हड्डी तोड़ देगा, तो इंसान परेशान होकर मरता है। क्लियर? तो वहाँ से ये जो हैंग है, गेट द हैंग ऑफ, वहाँ से इसका ओरिजिन है। यानी कि जब आप ये चीज़ सीख जाते हो कि कैसे प्रेस करने से कैसे वो जो जल्लाद है वो परफेक्ट तब होता है जब उसको एक बार में ही बिना, जो आदमी है उसको परेशान हुए, उसके बिना तोड़ो फोड़ी किए बहुत इजी वे में वो काम कर दे, तो वहाँ पर वो ये इडियम बनता है गेट द हैंग ऑफ। यानी कि आप किसी भी चीज़ को कैसे करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उससे डील करना है, कैसे उसको हल करना है, वो चीज़ आप सीख जाते हो, तो उसके लिए इडियम आता है गेट द हैंग ऑफ। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? लर्न हाउ टू यूज। क्लियर है? हैंग के लिए
क्वेश्चन मेरा है आपसे, हैंग की फॉर्म हैंग्ड भी होती है और हंग भी होती है। इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है, हैंग्ड और हंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंग्ड एंड हंग, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये इमेज से समझ में आ रहा होगा, ओमपुरी की बात ये जो हमने की थी, ओमपुरी जी इसलिए आए हैं यहाँ पर, ठीक है। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग स्पेशली इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस और सिंपल, किसी चीज़ को सीखना, समझना कि कैसे ऑपरेट होगा, कैसे फंक्शन होगा, ठीक है, कैसे डील होगा, वो जो चीज़ें हैं उसके लिए आता है गेट द हैंग ऑफ। और ये नया आइडियम था स्टूडेंट, एसएससी ने ये नया आइडियम पूछा था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लोज टेस्ट सीम्स डिफिकल्ट एट फर्स्ट। क्लोज टेस्ट फर्स्ट अगर आप एट फर्स्ट देखते हो तो क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट लगते हैं, बट यू विल सून गेट द हैंग ऑफ इट, लेकिन आप बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं। कब? इफ अगर आप मनीषा मैम की क्लोज टेस्ट बुक से पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल, फिडल वायलिन के लिए यूज होता है, वायलिन को ही फिडल बोल रहे हैं। जो वायलिन है, फ्लूट है, गिटार है, जब ये अपनी सही पोजीशन में होते हैं, अपने इनके जो स्ट्रिंग्स हैं वो प्रॉपर होते हैं, तभी वो अच्छा साउंड क्रिएट करते हैं, तभी वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। अगर उनके जो तार हैं वो थोड़े सही नहीं होंगे तो वो अच्छा साउंड, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो वही चीज़ है कि जब वो आप उसके जैसे फिट होगे तभी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करोगे। और फिट को हम अपने लिए भी लेते हैं कि आप फिट है या नहीं, यानी आप हेल्दी है, स्ट्रोंग है या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिट। आजकल क्या बोलते हैं? हाँ फिट हो, हाँ मैं फिट हूँ। फिट हूँ मतलब मैं हेल्दी हूँ। तो फिट एज अ फिडल क्या हो गया? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? यहाँ देखो, अब देखो ये जो वायलिन है ये अच्छा साउंड तभी करेगा जब, अच्छा साउंड तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसके स्ट्रिंग्स हैं वो प्रॉपर होंगे। एज फिट एज फिडल मतलब फिडल के जैसा फिट होना, यानी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना। क्लियर? वेरी फिट एंड वेल। बॉब्स फिटनेस रूटीन keeps him fit as a fiddle at 82 की एज में भी उसको फिट रखा है। क्यों? उसका डेली रूटीन। ये स्टूडेंट एक तरह से सिमिली है, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ बर्ड, फिट एज अ फिडल, ये एक सिमिली होते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर? दोनों एग्जाम में आए हुए भी हैं, ये आपको डिफरेंस मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, ये 2017 मेंस में भी आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स स्पेशली एंड आर्टिस्ट वर्क। कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, स्पेशली किसी आर्टिस्ट के वर्क को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, स्केच बोलते हैं क्या? स्केच का मतलब तो चित्र जो होता है, स्केच बनाना नहीं, ये नहीं हो सकता। डोसाई, प्रोफाइल और पोर्टफोलियो क्या होगा स्टूडेंट्स? बताओ। यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। डोसाई किसी भी पर्सन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको प्रॉपर अरेंज किया गया है। जैसे आप का एसएससी में सिलेक्शन होता है तो एसएससी आपके डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स मिला, सेंट्रल एक्साइज मिला, जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट को आपका डोसाई भेजते हैं, ठीक है। उसमें लिखा होता है नेम है, फादर नेम है, ठीक है। उसके बाद में आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है, क्या कैटेगरी रही, क्या मार्क्स आए, वो क्या है स्टूडेंट? डोसाई है।
उसमें कोई क्रिएटिव इनपुट, नो क्रिएटिव इनपुट, कोई क्रिएटिव इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, वो जस्ट आपके बारे में एक जानकारी देता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। डोसाई जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है स्टूडेंट, इसका ओरिजिन समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ओरिजिन है। डोसाई में ये जो डॉस है ये लेटिन के डोर्स से लिया है, डोर्स, डोर्स का मतलब होता है बैक, डोर्सल, आपने सुना होगा साइंस में, डोर्सल बैक पार्ट को बोलते हैं और फ्रंट के लिए वेंट्रल आता है, ठीक है। तो बैक, तो बैक से डोसाई कैसे बना मैम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डोसाई बैक के लिए इसलिए आता था स्टूडेंट्स क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे वो क्या करते थे, जैसे मान लो ये फोल्डर है, इस फोल्डर में किसी भी इंसान के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट्स, ये किस इंसान के डॉक्यूमेंट है, इसको वो पीछे यहाँ पर उसको वो मार्क करते थे, पीछे मार्क करते थे कि ये जो ब्रीफ हम करते हैं, जनरली जो भी हमारा फोल्डर होता है तो हम उसके फ्रंट में जो भी फाइल होती है ऊपर लिखा जाता है कि किसकी फाइल है, ये जो अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स है उसका ब्रीफ पार्ट कहाँ लिखा जाता है, फ्रंट में। बट फ्रेंच लोग लिखते थे बैक में, कहाँ लिखते थे, बैक में। ये कौन सा पार्ट हुआ, बैक, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हुआ, फ्रंट। तो वहां से डोर्स जो बैक बना, वहां से वर्ड बन गया स्टूडेंट डोसाई, मतलब एक पर्सन के डॉक्यूमेंट्स जो उसके बारे में, उससे बिलोंग करते हुए जो जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को इकट्ठा करके एक जो फाइल बन रही है वो क्या है, डोसाई। क्लियर है, ठीक है। फिर आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में अगर रूट वर्ड देखें तो पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। वहाँ पोर्टेबल, सभी जगह पोर्ट मतलब क्या है, टू कैरी। फोलियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लीफ। आप सोच रहे होंगे मैम लीफ, पत्तियां कैरी करना, पोर्टफोलियो, ये स्टूडेंट ओरिजिन है। ओरिजिन जैसे हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को लेटिन, ग्रीक से मेनली लिया गया है, तो वहाँ पर वो वहाँ के वर्ड्स जो है वो रूट वर्ड्स होते हैं, ये पोर्ट है, ये टू कैरी हुआ, फोलियो, लीफ। अब इसको समझेंगे। पहले पेजेस होते थे क्या, नहीं, पहले किस पे लिखा जाता था, पत्तियों पे लिखा जाता था, तो वहाँ से तो ये लीफ हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। हम तो मॉडिफाई हम तो हो गए कि पत्तियों से हम पेजेस पे आ गए, लेकिन जो वर्ड बन गया वो तो पोर्टफोलियो ही रहा, ठीक है। पोर्ट टू कैरी क्यों हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्स, जो ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स को, कलेक्शन को एक कैरी करने का एक थिन सा सूटकेस सा होता है, ठीक है, फ्लैट केस जो होता है उसको भी क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। क्लियर। यहाँ पर डेफिनेशन आप देखेंगे, किसी इंसान के कलेक्शन, उसके ड्राइंग्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली किसी आर्टिस्ट का वर्क, जैसे कोई फोटोग्राफर है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, तो वो क्या करते हैं, बहुत क्रिएटिव से डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको एक फ़ाइल में लगाते हैं, फिर वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वो अपना सारा क्रिएटिव वर्क दिखाते हैं। तो वो जो चीज़ है स्टूडेंट, वो ड्राइंग्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनको बोला जाता है पोर्टफोलियो। क्लियर, जिसमें क्रिएटिविटी है, जो किसी आर्टिस्ट से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना डोसाई में और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डोसाई तो जनरल है, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक फाइल बना दी, आपके नाम, आपका सरनेम, आपकी कास्ट का एक पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कर दिया गया, ठीक है। और उसमें जब क्रिएटिविटी, एक फोटोग्राफर, कोई आर्टिस्ट है, उसकी वो अपनी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें मैंने तब बनाई थी, ये देखो, ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, ये मेरे डिज़ाइंस है, ये मेरे स्केचेस है, और उनको वो एक फाइल में ले जाकर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या उसको इंटरव्यू की भी आजकल ज़रूरत का है, वेबसाइट पे भी उसने अपने सारे क्रिएटिव चीज़ें लगा रखी है, तो वो क्या है स्टूडेंट, पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो की चीज़ें चेंज हो गई, अब जाने के लिए आप किसी की फाइल में क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो वेबसाइट दिखा सकता है, अपनी ऐप दिखा सकता है, वो भी पोर्टफोलियो है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो। क्यों, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स that represent a person, specially an artist work। ये आर्टिस्ट वर्क से, ड्राइंग से, इसका आंसर क्या हो गया,
पोर्टफोलियो। और सिंपली अगर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलता जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं तो वो क्या हो जाता, डोसाई। क्लियर? इस तरह की हिंट से ही आपको सही आंसर पे जाना है। ये जो चीजें हैं, ये डोसाई यहाँ पर देकर ये आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, ये रेड एरिंग है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब बचता है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है कि किसी भी पर्सन के बारे में लिखा, उसके नाम, उसका एकेडमिक्स क्या है, ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ अलग यूजफुल इंफॉर्मेशन भी दी। डोसायर के अलावा कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी, उसके कोई अचीवमेंट्स भी बताए गए, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रोफाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोफाइल। यानी डोसाई में तो हम जनरल जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, प्रोफाइल में थोड़ा और उसके बारे में कुछ यूजफुल, कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और पोर्टफोलियो में जो आर्टिस्ट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने द्वारा बनाए हुए ड्राइंग्स, अपने स्केचेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो उसने क्रिएटिव वर्क किया है उसको कंपाइल करके जो फाइल बन रही है वो क्या हो जाती है, पोर्टफोलियो। और उसको कैरी करने का जो केस होता है उसको भी क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन CHSL में 2 बार पूछा है, इससे नेक्स्ट वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम क्वेश्चन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक का कम है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है 1 वर्ड का। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है, 1 वर्ड का है। कैसे, देखो, filling the blank of small stones is called a mosaic. Small stone का कहलाता है मोज़ेक। किसको बोल रहे हैं हम, मोज़ेक। स्मॉल स्टोन का क्या मोज़ेक कहलाता है वो देखना है। अब देखो, माउंड, माउंड का मतलब होता है ढेर, पाइल, ठीक है, पत्थरों का ढेर, तो ढेर मोज़ेक कहलाता है, नहीं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो पैटर्न और डिजाइन में। अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड अ मोज़ेक या डिजाइन ऑफ स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड अ मोज़ेक। तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर होगा पैटर्न। क्यों होगा वो भी देख लो। ये जो पैटर्न है, ये छोटे छोटे स्टोन्स, ये आपने पुराने कोई मंदिर में या पुरानी हवेलियों में देखे होंगे इस तरह की, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टोन्स को इस पैटर्न में अरेंज करना, ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक, है ना। और ये अंदर जो डिजाइन बनाया गया है फिश का इन पत्थरों से, ये स्टूडेंट डिजाइन हो जाता, ये क्या है, डिजाइन। लेकिन हम ये पूरा एज ए, ये पूरा कंप्लीट क्या है स्टूडेंट, मोज़ेक। क्लियर? तो अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन, स्मॉल स्टोन का जो पैटर्न है उसको क्या बोलेंगे, मोज़ेक। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, अ ग्रुप ऑफ शिप्स sailing together, a group of ships sailing together, a group of ships fishing together, ये होता है स्टूडेंट फ्लीट, ठीक है। जहाजों का बेड़ा, जहाजों का समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं वैसल्स की। वैसल एक लार्ज शिप के लिए भी आता है। वेसल एक कंटेनर भी होता है जिसमें हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड को स्टोर करने का होता है, ठीक है। क्रूइजर, क्रूइजर जो है म्यूजिक, एक बड़ा जो शिप है जिसको एंटरटेनमेंट के लिए ले जाया जाता है, जिसमें रूम्स भी होते हैं, डांस पार्टीज होती हैं, वो क्या होता है, क्रूइजर, ठीक है। नेवी, नेवी क्या है स्टूडेंट्स, नेवी और फ्लीट, इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। नेवी जो है उस यूज़ होता है, नेवी में भी शिप्स होते हैं, फ्लीट में भी शिप है। नेवी हमारी जो आर्म फोर्सेस है, किसी भी कंट्री की जो आर्म फोर्सेस है जो शिप पे लड़ती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होती है, नेवी। क्लियर? और जो फ्लीट है वो भी शिप है, अगर वो जो शिप्स है उनका ग्रुप हो किसी भी जगह, ठीक है, पूरा ग्रुप है, तो वो तो हो जाता है स्टूडेंट फ्लीट, है ना।
और नेवी ब्रॉड है, यानी नेवी किसी भी कंट्री की जो शिप्स होती है वो 10 जगह हो सकती है, 15 जगह हो सकती है, 15 अलग अलग जगह उसके शिप्स हो सकते हैं, ठीक है। बट फ्लीट किसके लिए आता है? जब एक सिंगल पर्सन, एक कमांडर होता है और वो सभी को लीड करता है, ठीक है, ग्रुप होता है शिप्स का, तब क्या बनता है? फ्लीट। और ये अब फ्लीट जो है वो शिप्स के अलावा बस, कार, इनके लिए भी यूज होने लगा है। बट नेवी जो टर्म है वो ब्रॉड टर्म हो गई है, ठीक है। नेवी हमारी आर्म फोर्स का डिपार्टमेंट हो गई है, नौसेना है, क्लियर। और फ्लीट क्या है? ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ शिप्स फिशिंग टुगेदर, क्लियर। और शिप्स के अलावा ये बसेस, कार के लिए भी यूज होने लगे, क्लियर हुआ। अब आपको ये स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेवी जो है, नेवी नाउन के साथ में आप क्या वर्ब यूज करेंगे, क्या वर्ब आएगी? में आई वॉन्ट टू आस्क कि नेवी सिंगुलर होगी या प्लूरल, नेवी सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है, नेवी के बाद आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे या प्लूरल, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंबल्ड पे आते हैं, ठीक है। ए, ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइन्स। उसने, ही कोई पर्सन की बात हो रही है और किसी चीज की बात हो रही है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि इससे पहले कुछ आएगा, ये स्टैंड अलोन सेंटेंस नहीं है। जंबल्ड करने के लिए, जंबल्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टैंड अलोन सेंटेंस चाहिए, ठीक है। व्हेन ही केम बैक, अब ये पहले गया, वेंट, और फिर ये केम बैक, यहां से भी हिंट मिल जानी चाहिए आपको। इट सीम्ड लाइक द टी पोट हैड मूव, ऐसा प्रतीत हुआ कि टी पोट ने मूव किया है। सी, Akito walked into an old curiosity shop and bought a teapot and took it home. Akito old curiosity shops होती है ना, जहाँ पर अनयूजुअल इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिलती है, उस शॉप में गया और एक टी पॉट खरीद के लाया और अपने घर लेकर आया, ठीक। डी, लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट टिल इट शोन लाइक द सन। फिर उसने दिन में उस टी पॉट को क्लीन किया और वो चमकने लग गया सूरज की तरह, ठीक है। अब इन तीनों में देखो स्टूडेंट, ये ही और लेटर दैट डे ही, यहां से आपको हिंट मिल जानी चाहिए थी कि सीक्वेंस जो है वो सी से ही स्टार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अकीटो एक प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले हम नाउन लेते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करने के लिए प्रोनाउन आता है, क्लियर। तो स्टार्ट किससे होगा? सी से, क्योंकि सी ही स्टैंड अलोन सेंटेंस है। तो दो ऑप्शन को हम यहां पर कट कर देंगे, दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। टी पॉट लेकर आया घर पे, लेने आने के बाद उसको साफ किया, तो सी के बाद में आएगा डी। अब वो उसको सूखा, हम किसी भी चीज को धोएंगे, साफ करेंगे, वो गीला होगा, सुखाने के लिए वो छोड़कर चला गया, ठीक है। सुखाने के लिए छोड़ेगा तो पहले साफ तो करेगा, तभी तो सुखाएगा। सी के बाद में आ जाएगा ए, डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइन, अपने कॉइन्स काउंट करने के लिए चला गया। कॉइन्स काउंट करने के लिए चला गया, वेंट, और वापस आया, केम बैक। तो ये ए और बी भी क्या थे? नियॉन लिंक। क्या है? नियॉन लिंक। तो सी, डी, ए और लास्ट में क्या आ गया? बी। राइट आंसर इज ए। जंबल आप बहुत फास्ट कर सकते हो, अगर आप जंबल के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो जंबल से इजी कुछ भी नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट, A, today respect is shown in different ways. She said students have a more questioning bent of mind. आज जो रिस्पेक्ट है उसके दूसरे तरीके हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो है माइंड है वो ज़्यादा क्या हो गया है? क्वेश्चन करने वाला, यानी कि माइंड की टेंडेंसी क्या हो गई है? क्वेश्चन करने की, ठीक है। बी, विद्या सुब्रमण्यम occupies a small but privileged place in the dance world. विद्या सुब्रमण्यम का स्मॉल लेकिन एडवांटेज वाला प्लेस था उसका डांस वर्ल्ड में, दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू। इसको देखा गया कि ओल्ड गार्ड किसको प्लेस दे रहा है? नए को, ठीक है। सी,
बैक इन द डे रेस्पेक्ट meant नॉट सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल। पीछे देखें बैक इन द डे कि रेस्पेक्ट का मतलब अपने गुरु के बराबर बैठना नहीं होता था। मतलब आप किसी गुरु के बराबर बैठ रहे हो, मतलब आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे कुछ कस्टम्स, ऐसे कुछ चीज़ें थी पहले, ठीक है। बट दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं है अब। सही स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न मिल्यूज, जो वेस्टर्न बैकग्राउंड से थे, वेस्टर्न मिल्यूज से थे, वहाँ तो ये बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। जैसे होता है ना घरों में भी, कुछ घरों में कि जो बहू है वो सास के बराबर नहीं बैठ सकती और सिर पे वो साड़ी आगे ओला करेगी, ठीक है, अदरवाइज मेरी रेस्पेक्ट नहीं की। पर बाद में ये समझ कि उनको नहीं लगता था कि रेस्पेक्ट करने का ये कोई तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी spoke of how the very idea of respect has changed over time। उसने बताया कि ये जो आइडिया है रेस्पेक्ट का किस तरह से चेंज हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप खुद ही मुझे बता दो कि यहाँ पर स्टैंड अलोन सेंटेंस कौन सा है, कहाँ है प्रॉपर नाउन। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट किससे होगा? बी से। बी से स्टार्ट होने के 2 सेंटेंस है, ठीक है। विद्या सुब्रमण्यम ने स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस था उसका डांस वर्ड में, ठीक है। यहाँ पर ए और सी का हिंट भी आपको समझ में आना चाहिए। बैक इन द डे क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग देखिए तो पीछे पहले डे मतलब पहले रेस्पेक्ट का कुछ और मीनिंग था और आज कुछ और मीनिंग है। तो सी और ए भी नियॉन लिंक है स्टूडेंट्स, और बी से स्टार्ट होगा, सी ए नियॉन लिंक है। तो ये भी दोनों ऑप्शंस में है, ठीक है। अब हमें देखना है कि बी के बाद क्या आएगा। बी के बाद देखो यहाँ उसने बोला विद्या सुब्रमण्यम के बारे में बताया, फिर एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला क्या? रेस्पेक्ट के बारे में कि रेस्पेक्ट चेंज हो गई है। रेस्पेक्ट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट की डेफिनेशन, रेस्पेक्ट का आइडिया चेंज हो गया है। तो एक जनरल बात है, ये क्या है? जनरल बात है। तो बी के बाद में आया डी। फिर उसने इसको कंपैरिजन करके बताया एग्जाम्पल से कि पहले क्या था और आज क्या है, ठीक है। तो पहले सी था और लास्ट में क्या है? ए। सो राइट सीक्वेंस क्या बनेगी? डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? जंबल्ड को जल्दी सॉल्व कैसे करना है, जंबल्ड में स्पीड कैसे लानी है, देखते ही आंसर कैसे करना है, ये आपको बताएगी जंबल्ड की बुक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिनोनिम पूछा है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट कर देना। रेस्ट्रिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन टाइम का हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन मनी का हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मनी, ठीक है। इसका आपसे पूछा है सिनोनिम। सबसे पहले इसका रूट वर्ड और देख लेते हैं। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है बाइंड टाइटली, जिसको टाइटली टुगेदर एक साथ करके टाइटली बांध दिया गया है, यानी उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट। क्लियर? अब देखो हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है? डेंजरस, है ना। हैजार्ड नहीं हो सकता। बर्डन मतलब बोझ, ये भी नहीं हो सकता। कंसर्न मतलब केयर करना, कंसर्न होना, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? आप बताओ। अब तक तो समझ में आ गया होगा। राइट आंसर कंट्रोल। कंस्ट्रेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रेन के कुछ और वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं, इनको हमें देखना है। और एस्ट्रिंजेंट का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिंज और एस्ट्रिंजेंट डिफरेंस है यहाँ वर्ब, और ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। एस्ट्रिंज टू बाइंड टुगेदर, ठीक है। इसका लिबरेट एंटोनिम हो जाएगा। ये CHSL 2016 में पूछा हुआ है। क्लियर?
फिर हम देखें एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फेस पे से जो एक्सेस ऑयल को हटाता है, पोर को मिनिमाइज करता है, स्किन को टाइटन करता है। तो टाइटन जो स्ट्रेन है, बाइंड, फासन, ये जो है ये इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? एस्ट्रिंजेंट। क्लियर? सब्सटेंस दैट श्रिंक्स। समझ में आया कि एस्ट्रिंजेंट में स्ट्रिंज जो है वो बाइंड, टाइट, फासन क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वो पोर को टाइट करता है, पोर को बंद करता है, स्किन को टाइट करता है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? एस्ट्रिंजेंट। क्लियर? कंस्ट्रेंट हम पढ़ ही चुके हैं, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन। इसका जो सिनोनिम है वो सर्कमस्क्रिप्शन, ये आपका सीजीएल में आएगा 2016 में। ठीक है? कोर्शन, ड्यूरेस, सर्कमस्क्रिप्शन। एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम, रिलीज और लिबर्टी। मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हो, जिसको खुला छोड़ दिया हो, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रेंट ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गई। ठीक है? कंस्ट्रिक्शन ये नाउन फॉर्म हो गई। कंस्ट्रेंट फॉर्म भी सीजीएल टीयर 215 में, टीयर 214 में। देखो कितनी बार ये वर्ड रिपीटेडली आया हुआ है। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके माइंड में एक व्यू बने कि किस तरह के वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं। वो तो हमें छोड़ने ही नहीं है, जो प्रीवियस ईयर है वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा भी करने हैं। ठीक है? ताकि जो प्रीवियस ईयर से आया वो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो हमारा। ठीक है? तो मैं ऐसे आपको बताती रहूंगी। और इस तरह से जो रूट वर्ड्स हैं हम जिस तरह से कर रहे हैं, रूट वर्ड से आप एक वोकैब का अलग ही नजरिया बना सकते हो, अलग ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है रूट वर्ड से। एक बार इनसे फैमिलियर हो जाओ फिर बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, रीस्ट्रेन। री मतलब बैक, स्ट्रेन का मतलब ड्रॉ, टाइट, फासन। मतलब अपने कंट्रोल को, जैसे टू कंट्रोल द एक्शन और बिहेवियर ऑफ समवन बाय फोर्स। मतलब फोर्स से किसी के एक्शन बिहेवियर को कंट्रोल, वापस करना, क्या हो जाएगा? रीस्ट्रेन। क्लियर? सिनोनिम कंट्रोल, चेक, रेस्ट्रिक्ट्स। एंटोनिम लूजन, फ्री और अनचेन। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंजेंट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम स्ट्रिंजेंट में आप अभी तो एस्ट्रिंजेंट बता के गए हो। स्ट्रिंजेंट और एस्ट्रिंजेंट यहाँ दोनों मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि स्ट्रिंजेंट का एक मीनिंग बहुत ही क्रिटिकल वे में, हार्श वे में भी आता है, सीवियर वे में। तो वहाँ ये लगभग स्ट्रिंजेंट के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑब्लिक में लिया है। स्ट्रिंजेंट मतलब टू कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, बाइंड। लॉज, रूल्स, कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, तो क्या हो जाता है? स्ट्रिंजेंट। ठीक है? एस्ट्रिंजेंट कमेंट्स भी होते हैं और सीवियर वे में बात करते हैं तब, है ना? सिनोनिम हो गया स्टर्न, स्ट्रिक्ट, रिगोरस, टफ। ये देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल 17 में, सीपीयू 2011 में, एलआईसी में इसका एंटोनिम। तो ये बहुत बार एग्जाम में ये रूट वर्ड आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नेक्स्ट, फोलियज। हमसे फोलियज का सिनोनिम पूछा है ना? फोलियज का सिनोनिम देखो, फुलिशनेस मतलब जो बेवकूफ है, नहीं हो सकता। पहले फोलियज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, है ना? फोली बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है। फोली इंटरेस्टिंग है, जैसा कि अब हमने पोर्टफोलियो में देख ही लिया था। फोली का मतलब क्या होता है? लीफ, पत्तियां। ठीक है? फॉलीवोरस जो पत्तियां खाता है। तो फोलियज जो पत्तियों, बहुत सारी पत्तियों, लीव्स, ब्रांचेस को एज जो ग्रीनरी है उसको क्या बोलते हैं? फोलियज। आंसर मिल गया आपको, सिनोनिम क्या हो गया? ग्रीनरी। क्लियर? फोली से और भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स बनते हैं। फॉलिक एसिड है, पोर्टफोलियो हम देख ही चुके हैं, एक्सफोलिएट, डीफोलिएट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ और देख लेते हैं। अर्जेंसी मतलब एग्जिजेंसी, ये भी नहीं हो सकता। फर्मनेस मतलब फर्म मतलब स्ट्रोंग, स्ट्रोंगनेस, तो ये भी नहीं हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? ग्रीनरी। फोली से रिलेटेड और वर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। ठीक है? डीफोलिएट, डी मतलब डाउन या ऑफ, फोलियम मतलब लीफ। ठीक है? तो टू मेक द लीव्स ड्रॉप ऑफ अ प्लांट स्पेशली बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल को यूज करके वो लीव्स को नीचे गिरा देना, अलग कर देना, डाउन कर देना, हटा देना, क्या होता है? डीफोलिएट।
ठीक है। एक्सफोलिएट, एक्स मतलब ई और ई एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। एग्जिट में आप देखो, एग्जिट में एक्स क्या है, आउट, ठीक है। तो जब भी प्रीफिक्स में आप एक्स देखेंगे, एक्स किस लिए आता है, आउट के लिए। आगे, एक्स माने आउट ऑफ, फोलियम माने लीफ। टू रिमूव डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। तो मैडम यहाँ पर फोलियम लीफ कैसे हो गया, ये तो आप बता रहे हो कि डेड स्किन सेल्स को स्किन से हटाना ताकि उसकी इम्प्रूव, उसकी अपीयरेंस सही हो जाए, मतलब अच्छा दिखने लग जाए। हमारी स्किन पे डेड सेल्स आ जाती है तो स्किन थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, डल सी दिखने लग जाती है, राइट। उसको हटाकर उसको ग्लो देने के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो ये तो कैसे हो गया, फोलियम लीफ कहाँ से आ गई, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। पहले जैसे क्या होता था कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे पत्तियां हैं, उस जमीन पे वो पूरी पत्तियां बिखर गई हैं, गिर गई है, तो जमीन दिखती नहीं, पूरी पत्तियां ही पत्तियां हो गई। अब उस पूरी पत्तियों को जैसे ही हम हटा देंगे तो कितनी सुंदर सी वो जगह हम क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो उस सेंस में इसको एक्सफोलिएट को यूज़ किया गया था। अब धीरे धीरे अब इसको उसी जो फिगरेटिव सेंस यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, स्किन के लिए आ रहा है, पर ओरिजिन यही है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, डिस्क्वामेट, डो फॉर शेड, ठीक है। नेक्स्ट फोलिएज, अभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, CHSL में अभी अभी हमने किया ये। द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट, लीव्स एंड ब्रांचेस टुगेदर, क्या होता है, फोलिएज। नेक्स्ट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एक मीनिंग हमने देख ही लिया कि जो एक आर्टिस्ट का जो कलेक्शन होता है उसकी ड्राइंग्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स का, वो पोर्टफोलियो है। और उसको कैरी करने का, पोर्ट, पोर्ट मतलब टू कैरी, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, ठीक है। उन सभी में जो रूट वर्ड है पोर्ट, है ना, रूट वर्ड क्या है, पोर्ट, पोर्ट का मतलब है टू कैरी, ठीक है। फोलियम मतलब लीफ, क्योंकि पहले किस पे लिखते थे, पत्तियों पे लिखते थे, तो वहीं से वो क्या बना, पोर्टफोलियो, कि ऐसा थिन फ्लैट केस जो डॉक्यूमेंट्स को, ड्राइंग्स को जो कैरी करने का काम करता है, उसको भी क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो की दूसरी डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन है ये पोर्टफोलियो की, है ना। नेक्स्ट फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड मैम डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत बार, फॉलिक एसिड की कमी है, आप ये मेडिसिन खाइए, आपको फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। तो फॉलिक में भी क्या है, रूट वर्ड फोली, फोली का मतलब क्या है, लीफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। फोली का मतलब क्या है, लीफ है, क्योंकि जो फॉलिक एसिड हमें मिलता है, जो विटामिन है, वो किस में मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है वहां से ये मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फॉलिक एसिड। समझ में आया। जैसे फॉलीवोरस, फॉलीवोरस, फॉलीवोरस आप खुद ही बता सकते हैं कि फॉलीवोरस क्या होगा, वोर, टू ईट आपने बहुत बार पढ़ा है, ओमनीवोर, हर्बीवोर, ठीक है। तो वैसे ही वोर का मतलब क्या हो गया, टू ईट, ठीक है। और फॉली का मतलब क्या होता है, लीफ। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से। फॉली मतलब क्या हुआ, लीफ, और फॉली से हमने ये सारे वर्ड्स भी कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ना, देखो, एज वी हैव बीन नेबर्स, क्योंकि हम क्या हैं, नेबर्स हैं। आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह, मैं मिसेस शशि सिंह को जानता हूँ, सिंस मोर देन 16 ईयर्स, मोर देन 16 ईयर्स से मैं मिसेस शशि सिंह को जानता हूँ। अब यहाँ पर आपको हिंट गिवन है कि आप जो बात कर रहे हो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अब आप सिंस यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो ये गलत है, इसकी जगह आएगा स्टूडेंट फॉर। क्यों, क्योंकि सिंस आता है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम,
मैम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम इसमें ये होता है स्टूडेंट, जैसे ये 16 साल को काउंट कर लिया, अब 2020 चल रहा है, इससे 16 साल अगर हम पहले चलते, ठीक है, तो 1994, तो अगर ये बोलता है मैं उसको 1994 से जानता हूं, तो अब क्या आता? सिंस। अब इसने क्या किया, उस टाइम को काउंट कर लिया कि वो टाइम कितना है, 16 ईयर्स है, तो 16 ईयर्स जब टाइम काउंट हो जाता है तब हम सिंस नहीं लेते, क्या लेते हैं? 4। क्लियर? जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 10 वीक, ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, 10 साल, जब हम इस तरह से काउंट कर रहे हैं उस टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया हमने, तब 4 आता है। और जब हम बोलते हैं सिंस ट्यूसडे, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, सिंस फरवरी, सिंस 1997, तो उस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तब क्या आता है? सिंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है तो वो सीरीज भी जीत जाएंगे। मतलब सीरीज का जीतना या हारना किस पे डिपेंड कर रहा है? इस मैच पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है आपका ओपन कंडीशन का। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे पेड कोर्स के, वहाँ बहुत ही डिटेल से मैंने करवाया है, उन बच्चों को पता भी होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जब भी इफ वाले सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो इफ क्लोज से जुड़ा हुआ और एक मेन क्लोज होता है। ठीक है, इफ वाला पार्ट ओपन कंडीशन में आता है प्रेजेंट सिंपल में। किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। और मेन पार्ट आता है फ्यूचर सिंपल, ठीक है, या हम इसको बोलें तो मॉडल सिंपल, क्योंकि विल शैल के अलावा समटाइम्स कैन और मे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल पार्ट किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल, वो फ्यूचर सिंपल। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया? इफ इंडिया विल विन, यहां पर भी फ्यूचर है और यहां पर भी फ्यूचर है, तो दोनों ये फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन ये गलत हो गया। यहां सिंपली क्या करना पड़ेगा हमें? इफ से जुड़ा हुआ पार्ट, इफ से जुड़ा हुआ पार्ट हमें सिंपल प्रेजेंट में लेना होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ इंडिया विंस दिस मैच, क्या आएगा? विंस दिस मैच, इंडिया के अकॉर्डिंग सिंगुलर लेंगे। अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है तो वो दे विल विन द सीरीज, तो वो सीरीज भी जीत जाएगी। इसको ओपन कंडीशन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहां पर कंडीशन ओपन है, ओपन कि अगर मैच जीतती है तो वो सीरीज जीत जाएगी, अगर मैच नहीं जीती तो वो सीरीज नहीं जीतेगी। मतलब कंडीशन पूरी तरह से ओपन है। जैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास हो जाओगे। सिंपल है, हार्ड वर्क करो और पास हो जाओ। कंडीशन क्या है? ओपन है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक का हमसे एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, एल्ट्रुस्टिक होता है जो दूसरों को पर हित कर, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा काम करता है दूसरों के लिए, वो क्या होता है? एल्ट्रुस्टिक। हिंदी में हम इसको बोलते हैं परहितकर, दूसरों का हित करने वाला, परोपकारी, बेनेवोलेंट, है ना। इसमें भी रूट वर्ड स्टूडेंट एल्ट का मतलब है अदर। एल्ट का मतलब क्या है? अदर। जैसे ऑल्टरनेट, ऑल्टर ईगो, एलिग्री, ये जो भी वर्ड्स हैं इन सभी में रूट वर्ड क्या है? एल्ट, अदर है। क्लियर? इसके बाकी रूट वर्ड एल्ट के जितने भी आपको देखने हैं वो मेरी बुक में मैंने गिवन है, वर्ड पावर आपके पास है, वहां पर आप देख लेना, है ना। अब देखो यहाँ इसका एंटोनिम पूछा है, सीरीन। सीरीन होता है काम, कंपोज्ड, बिल्कुल शांत स्वभाव का जो होता है,
ठीक है, शांत, उसको बोलते हैं सीरीन, ठीक, वो नहीं हो सकता एंटोनिम। सॉफ्ट स्पोकन, जो मीठा बोलता है, वो भी नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सट्रीमली गुड, वो भी नहीं हो सकता। इसका एंटोनिम होगा स्टूडेंट सेल्फिश, स्वार्थी, जो दूसरों का हित करता है, जो दूसरों का अच्छा सोचता है, वो एल्ट्रिस्ट है। और जो खुद अपना ही सोचता है, बस मेरा क्या होगा, मेरा मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो क्या होता है, स्वार्थी, जो अपना दूसरों से मिलकर भी खुद का फायदा ही निकालता है, वो इसका एंटोनिम हो गया। एल्ट्रुस्टिक के लिए जनरली कोलोकेशन में आता है एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप सिर्फ अपना ही सोच रहे हो या आप दूसरे का भी सोचते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, दूसरों का बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ये गलत है, ठीक है। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर होना चाहिए, हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म आपको गिवन है सेंटेंस में, हमें डायरेक्ट फॉर्म देखनी है, ठीक है। ये जो गिवन है ये कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनता है, राइट, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है। यहाँ नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे किससे बनता है, टुमारो से, ठीक है। तो ये तो एक तो नेक्स्ट डे वाला हटा दो, नेक्स्ट डे भी हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही गिवन है। अगर इसको हम, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता उसको हम डायरेक्ट में चेंज करते तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता ना, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा, सी, एम लिविंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बृंदा सेड टू हर डॉक्टर, आई एम लिविंग फॉर बोस्टन टुमारो, क्लियर। तो एम लिविंग किस में चेंज हो गया, वॉज लिविंग में, और टुमारो किस में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे, क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। रोग, रोग क्या होता है, जो स्काउंड्रल है, रास्कल है, अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली, जो बैडली बिहेव करता है, ये स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। बुटीक, जो कपड़ों की, गिफ्ट आइटम्स की जो एक शॉप होती है, उसके लिए बुटीक आता है, ये भी सही है। लैकर, लैकर एक तरह का हेयर स्प्रे होता है, स्पेलिंग भी सही है, ये भी सही है। प्लाक, प्लाक की स्पेलिंग गलत है, प्लाक होगा PLAQUE। प्लाक क्या होता है, एक स्टिकी सा सब्सटेंस हमारे टीथ के बीच में, टीथ में हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं, प्लाक, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या होगी, PLAQUE, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हमसे फिलिंग द ब्लैंक्स है। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प मोटरिस्ट सेव फ्यूल बाय स्विचिंग ऑफ देयर इंजिन्स व्हाइल वेटिंग विल सून बी फेज्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल फिलिंग द ब्लैंक। ये बोल रहा है जो टाइमर्स है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, वो हेल्प करते हैं मोटरिस्ट को कि वो फ्यूल बचाए, वो फ्यूल बचा सकते हैं कैसे, बाय स्विचिंग ऑफ देयर इंजन, अपने इंजन को स्विच ऑफ करके जब वो वेट कर रहे हो, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है विल सून बी, ये चीज़ बहुत ही जल्दी फेज आउट, फेज आउट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, किसी भी रीज़न की वजह से डिसकंटिन्यू हो जाना, ड्यू टू टेक्निकल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर है वो सिर्फ अगर आपको टेक्निकल के साथ का कोलोकेशन अगर पता हो तो आप सीधा आंसर कर सकते थे। कोलोकेशन होता है टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है। टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब होता है कि जो एरर, जो फॉल्ट हो जाए टेक्निकल, उसके लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ बाकी ऑप्शंस देखें, एल्यूमिनेशन जो लाइट के लिए आता है, तो टेक्निकल इल्यूमिनेशन नहीं हो सकता। टेक्निकल स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स जो पतली पतली नैरो सी ऐसे फरियाँ जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में, देसी में, जो फरियाँ जो सजावट के लिए यूज़ होती है, तो वो भी नहीं हो सकता,
ठीक है। टेक्निकल सिंबल की वजह से, टेक्निकल एरर या टेक्निकल ग्लिचेस होगा जिसकी वजह से ये जो स्विच ऑफ करके फ्यूल सेव करने वाली जो चीज़ है ये रुक जाएगी, और वो सिंबल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी राइट आंसर क्या होगा, ग्लिचेस। और टेक्निकल ग्लिचेस ये स्टूडेंट होता है कोलोकेशन, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, इसमें इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन देयर गार्डन। फाइनली अनन्या ने अपने पेट किटन को, ठीक है, कहाँ पाया, उसने पाया टॉप ब्रांच ऑफ ट्री, अपनी ट्री जो गार्डन में ट्री था उसकी टॉप ब्रांच पे सबसे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर के लिए हम ओवर यहाँ यूज नहीं, ऊपर बैठा है वो किटन, तो क्या आएगा स्टूडेंट, सिंपली ऑन। ब्रांच के अंदर तो बैठने से रहा, अक्रॉस उस पार का सेंस देता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑन द टॉप, है ना। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करनी है। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, नन ऑफ द पॉलिटिशियन, किसी भी पॉलिटिशियन को, हु हैव बीन इन्वाइटेड, जिसको कि इन्वाइट किया गया, टू बी द स्पीकर्स टुडे, मतलब जो भी स्पीकर्स थे उनमें से मैंने किसी पॉलिटिशियन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, नन और डोंट, दो नेगेटिव एडवर्ब आई है, दो नेगेटिव यूज किए गए हैं, और दो डबल नेगेटिव्स नहीं ले सकते हम, है ना, डबल नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें नन को रिप्लेस करना पड़ेगा एनी से, ठीक है। क्या बनेगा, आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियन, नन ऑफ द पॉलिटिशियन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, एग्जाम्पल भी समझेंगे, जैसे आई डोंट नीड नथिंग, सही है क्या, आई डोंट नीड नथिंग, गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, आई डोंट नीड एनीथिंग, क्लियर। तो डबल नेगेटिव नहीं लेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली ढूंढना है, ये चीज ध्यान रखेंगे, कई बार वो इनकरेक्टली पूछता है, कई बार करेक्टली पूछता है। अब यहाँ देखो, फैशन, फैशन की स्पेलिंग होगी FASHION, ये इनकरेक्ट है। ट्रांजिशन, अगर सिर्फ आप साउंड पे जाओगे तो सही लगेगा, बट शन का साउंड जो है वो किससे आता है, TION से, ट्रांजिशन, ठीक है। सेम चीज इंजेक्शन के साथ में, साउंड तो वो इंजेक्शन का दे देगा, लेकिन कब देगा, TION, इंजेक्शन, ठीक है। सही स्पेलिंग क्या है, इंटेंशन, शन है उसमें पर फिर भी क्या है, TION। ये हिंट से भी आप ये कर सकते थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्लोस्टेस देखते हैं स्टूडेंट्स। हम्पी is a UNESCO World Heritage Site in India, located near Hospet Town in the Karnataka state. हम्पी जो क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, वो लोकेटेड है कहाँ, हॉस्पेट टाउन के पास वो लोकेटेड है, इन द कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट में हॉस्पेट टाउन है, उसके पास हम्पी एक जगह है जो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, इंडिया, फिलिंग द ब्लैंक, द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, हम्पी के जो अट्रैक्शंस हैं उनमें क्या क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, रूइंस ऑफ पैलेसेस, एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स, एंशियंट मार्केट स्ट्रीट्स, रॉयल पैविलियंस, बास्टियंस, रॉयल प्लेटफॉर्म, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक दिया है और फिर पूछा है द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। अट्रैक्शंस मतलब किसी भी जगह की कुछ जो फेमस चीज़ें हैं जहाँ देखने के लिए लोग उस जगह पर जाते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या क्या बताए हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, रूइंस मतलब डिस्ट्रॉय होने के बाद जो बच जाते, थोड़े से नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हुए प्लेसेस हैं, ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट मार्केट स्ट्रीट, पुरानी जो गलियां हैं, रॉयल पैविलियंस हैं, पैविलियंस जो एग्जीबिशन के लिए, पब्लिक इवेंट्स के लिए जो बिल्डिंग्स होती थी, बास्टियंस जो एक प्लेस होता था जिसको मिलिट्री फोर्स डिफेंड करती थी, और एक फोर्ट में ऐसे कॉर्नर भी होते हैं जहाँ से चारों तरफ से देखा जा सकता है, उसको भी बास्टियन बोलते हैं। रॉयल प्लेटफॉर्म है, ट्रेजरी मतलब जहाँ वैल्यूबल चीज़ें खजाना है, वो बिल्डिंग्स, राइट। तो ये सारे अट्रैक्शंस बताए हैं हम्पी के, ठीक है। अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में हमसे पूछा है कि क्या आएगा। अब आप देखो, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। अलोंग मतलब जैसे साथ साथ, जब हम रोड के साथ साथ चल रहे हैं, नदी के साथ साथ है, तो साथ अलोंग द अट्रैक्शंस तो नहीं हो सकता। असाइड मतलब एक साइड जो है, एक तरफ कर दिया हो, तो अट्रैक्शन को एक तरफ नहीं हो सकता। अवे मतलब दूर कर देना, बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। यहाँ पर जो अट्रैक्शंस आगे दिए हैं वो बताए गए हैं कि ये ब्यूटीफुल टेम्पल्स, पैलेसेस, एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रीट्स, पैवेलियंस, ये सारे इसमें अट्रैक्शंस बताए हैं। तो इनमें अट्रैक्शंस की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा अमंग, ठीक है। मतलब बहुत सारे, हम अमंग किसके लिए लेते हैं, 2 से ज़्यादा के लेते हैं, तो बहुत सारे हैं यहाँ, तो उनमें से, बहुत सारों में से क्या बता रहा है, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, जो हम्पी के इतने सारे अट्रैक्शंस हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, फिलिंग द ब्लैंक, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और ये सारे आगे बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये कैपिटल आएगा, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, ठीक है। ये पूरा एज क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड हो, सब्जेक्ट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ हमें वर्ब पूछी गई है, was, are, is और were। अब देखो, यहाँ सब्जेक्ट जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें मेन सब्जेक्ट कौन है, अट्रैक्शंस, ठीक है। वर्ब जो आती है किसी भी सेंटेंस में, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग आने चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सब्जेक्ट है अट्रैक्शंस, वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। तो सिंगुलर को तो हम वैसे ही कट कर देंगे, इज और वॉज नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा और, आर और वर। अब पूरे पैसेज को देखो, यहाँ पर देखो इज आया है, यहाँ पर देखो आर आया है, ठीक है, यहाँ पर देखो इज। ये जो पूरा पैसेज है ये किस में है, प्रेजेंट में है। मतलब हम्पी के जो अट्रैक्शंस है वो आज भी हैं, ऐसे थोड़े पहले थे, ऐसी बातें तो नहीं कर रहा, प्रेजेंट में भी है, इसलिए क्या आ जाएगा, आर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। वर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्लियर, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए, और ये दोनों क्यों हुए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे थे। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग गलत हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, हम्पी के जो अट्रैक्शंस हैं उनमें आर क्या क्या है, यहाँ पर आर ले लेंगे, फिर आगे से आगे इसके अट्रैक्शंस को बताया गया। नेक्स्ट, among the attractions of Hampi are beautiful temples, ruins of palaces, filling the blank of aquatic structures। जो aquatic structures होती है, ठीक है, उनका ऑफ यहाँ पर एज ये प्रपोजिशन है, इससे पहले क्या आएगा, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा है रूइंस ऑफ पैलेसेस, पैलेसेस हैं उनमें वो वैसे जैसे थे वैसे के वैसे तो नहीं है, मतलब उनमें से कुछ जर्जर हो गए, टूट फूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए, पर पैलेसेस जहाँ बने हुए थे, जो स्ट्रक्चर्स थी वो अभी है। अब यहाँ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, रेवेन्यूज ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है क्या,
नहीं, एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स के रेवेन्यू इनकम, जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं, जो टोटल जो पैसे इकट्ठा होते हैं, आय जो होती है गवर्नमेंट की जो होती है, उसके लिए आता है, ये नहीं होगा। रिफंड्स मतलब वापस देना, तो रिफंड हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल इररेलेवेंट है। रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब वापस रिटर्न होना, ठीक है, तो रिटर्न तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा रिमेन्स। अगर आपको यहाँ ऑफ वाली चीज पता होती, क्या पता होती? ऑफ, तो आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते थे। रिमेन्स के साथ में, रिमेन्स का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है, रिमेन्स मतलब बचा हुआ जो बचा हुआ है एक्वेटिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ पार्ट, रिमेन्स के साथ ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिमेन्स ऑफ समथिंग। तो यहां क्या आ गया? रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? नेक्स्ट, एक्वेटिक स्ट्रक्चर, एंशिएंट मार्केट स्ट्रीट्स, रॉयल पैविलियंस। पैविलियंस मैंने आपको बताया जो बिल्डिंग्स होती है जहाँ पब्लिक इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। बास्टियंस जो है अ प्लेस दैट मिलिट्री फोर्स आर डिफेंडिंग, एक मीनिंग हो गया। और एक जो चारों तरफ से देख सके फोर्ट का, ऐसे जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी बास्टियंस आता है। रॉयल प्लेटफॉर्म, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे और भी अट्रैक्शंस हैं। डॉट 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 इसीलिए लगाया गया है, ठीक है। ये डॉट डॉट से भी हमें हिंट मिली है, वो भी देखेंगे क्या। द लिस्ट इज प्रैक्टिकली, जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकली फिलिंग द ब्लैंक, फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकली क्या नहीं है? प्रैक्टिकली रिटर्न, बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। प्रैक्टिकली रिटर्न की गई है? नहीं, रिटर्न तो नहीं की। प्रैक्टिकली फिनिश्ड कर दी गई, ये बिल्कुल फैक्ट के अपोजिट बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ध्यान से समझिए। ये खुद बोल रहा है कि और ऐसे है, इसलिए यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हम्पी के अंदर, मतलब हम्पी के अट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, ऐसे कोई दो चार नहीं है। मतलब ये फिनिश्ड का मतलब उल्टा हो गया कि जो लिस्ट है वो फिनिश हो चुकी है, तो ये फुल स्टॉप लगाता ना, यहाँ पर लगाता, ठीक है। फाइनाइट भी वही सेंस दे रही है, ये भी नहीं होगा। जो बाउंड हो गई फाइनाइट है, ठीक है। इन्फिनिट होता है जो बाउंडलेस होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एंडलेस, कि जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकली एंडलेस है, मतलब कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन। ज्यादातर जो विजिटर्स हैं हम्पी के, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, ठीक है, वो आते हैं कहाँ पर? अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन, रेलवे स्टेशन। जो हॉस्पेट जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ, फिलिंग द ब्लैंक, अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, जो हम्पी से 13 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है? 13 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस है लोकेटेड, सेटल्ड, फिटेड और प्लेस्ड। अगर आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा होता तो आप देखते ही आंसर करते। और बैकवर्ड रीडिंग पे अगर हम जाते हैं तो ये देखो स्टूडेंट, ये बैकवर्ड रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लोज टेस्ट में भी समझाया है, और यहाँ पर जो नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं क्लोज टेस्ट के CHSL में, वहाँ पर भी समझाया है। और जो स्टार्टिंग में क्लोज टेस्ट की वीडियो दी है, जहाँ इंट्रोडक्शन वाली, जहाँ 10 पार्ट है, वहाँ पर भी समझाया है कि बैकवर्ड रीडिंग समटाइम्स हमें क्वेश्चन का हिंट जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर का हिंट यहाँ पीछे किसी सेंटेंस से मिलता है, वो बैकवर्ड रीडिंग होती है। समटाइम्स यहाँ क्या वर्ड आएगा, जैसे अमंग आएगा, ये हमें आगे पढ़कर पता चला, तो ये क्या है? फॉरवर्ड रीडिंग है। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? लोकेटेड, कि जो वहाँ लोकेट है, क्या कि मोस्ट ऑफ द विजिटर्स जो हम्पी पे आते हैं, विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन रेलवे स्टेशन। जो वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कितना दूर है हम्पी से? 13 किलोमीटर दूर है। लोकेटेड, जो कहाँ लोकेट किया गया है, कहाँ सिचुएटेड है? हम्पी से 13 किलोमीटर दूर। क्लियर है स्टूडेंट्स? दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिटेड, फिटेड
मतलब किसी फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट करके बनाया गया हो, उसके अकॉर्डिंग सेट करके बनाया गया हो, वो फिटेड होगा, तो वो तो नहीं हो सकता। यहाँ उस जंक्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। फिर सेटल्ड, सेटल्ड जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सके, जो चेंज नहीं हो, नॉट लाइकली टू चेंज, ठीक है, वो तो मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। और सेटल करना, यहाँ पर सेटल होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसकी सिचुएट होने की, कि वो कहाँ है क्या है, वो बात हो रही है, ठीक है। प्लेस्ड, प्लेस होता है किसी चीज़ को पुट करना किसी जगह के ऊपर, तो उसको यहाँ पुट नहीं किया गया है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो उससे इतना दूर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? लोकेशन को, इसलिए क्या आएगा स्टूडेंट? लोकेटेड। और अगर बैकवर्ड रीडिंग से समझते तो आप यहाँ से देखते ही आंसर कर सकते थे, ठीक है। आपको क्लोज टेस्ट के इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्लोज टेस्ट में फास्ट करना है, क्लोज टेस्ट आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने का ऑब्स्टेकल बन गया है, तो ये बुक आपको जरूर खरीदनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमें पैसिव में चेंज करना है। शी डिड नॉट फॉरगेट मी इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। क्लियर? तो ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब अलोन का हो गया। हेल्पिंग वर्ब अलोन क्या है, इसको मैंने टेंस में, मेरे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, वहाँ देखेंगे। शी डिड नॉट फॉरगेट मी, यहाँ इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ये तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। डिड नॉट फॉरगेट, डिड नॉट फॉरगेट है पास्ट सिंपल, राइट, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल का पैसिव होता है वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। एसएससी ने डी आंसर किया है, ठीक है, इन चारों में से उसको बेस्ट सूटेबल यही लगा है, बट अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही आपका बोनस होगा, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।